नमस्कार, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी? ऐसी उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब और जानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं? ऑडियो वीडियो कैसी है? एकदम ऑडियो और वीडियो एकदम कैसी है? उम्मीद करूंगा एकदम बेहतर होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। ठीक है, क्लियर है सब? यहां से क्लियर है सब एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त। बढ़ते हैं आगे अगले सेशन की ओर। भैया क्रिया का टॉपिक है हमारा आज का। इस क्रिया के टॉपिक को हम लोग समझते हैं क्या कहती है क्रिया। ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आप क्रिया देखते हैं, क्रिया कहते किसे हैं। देखो भाई, क्रिया जो शब्द होता है ये अपने आप में विकारी शब्द होता है। क्या होता है क्रिया शब्द? अपने आप में विकारी शब्द होता है ये। क्रिया जो शब्द है ये अपने आप में कैसा शब्द है मेरे दोस्त? विकारी शब्द होता है। और विकारी किसको कहते हैं? जिसमें परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन के आधार पर जिसमें क्या हो जाए मेरे दोस्त? परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो देखो, क्रिया का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है कार्य का करना या कार्य होना। किसी कार्य का करना या होना, अगर होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। मैं कह दूंगा परिभाषा के तौर पर आप लोगों से क्रिया को, है ना, मैं कह दूंगा आप लोगों से क्रिया की बात को, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द द्वारा, जिस शब्द द्वारा किसी किसी कार्य का, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, होना या करना, होना या करना पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? हम उसे क्रिया कहते हैं। मैंने कहा जब किसी वाक्य में, ठीक है, जब किसी वाक्य में या किसी शब्द द्वारा किसी काम का करना या फिर होना, किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? 22 तारीख को क्लास नहीं होगी क्योंकि 22 तारीख को मेरी मैराथन है यूट्यूब टीचिंग पर, टीचिंग चैनल पर यूट्यूब पर मेरी मैराथन है। और 23 तारीख को क्लास होगी नहीं कोई सी भी, 23 को छुट्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस केवल कौन सी बची आपकी? 24 तारीख से आपकी क्लास विधिवत तरीके से चलेगी। और आज तबीयत भी थोड़ी सी खराब है मेरी। गला बैठ गया था, कल पुलिसिया सीरीज ली थी 8 घंटे की। कल पुलिसिया सीरीज ली 8 घंटे की, तो गले से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, ये समझ लो आप लोगों का। आज बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखो, जिस शब्द द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से क्रिया के तौर पर, जैसे मैं कह दूं जैसे खेलना, है ना, खेलना, पढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, दौड़ना, है ना, रोना, रोना, चलना, चलना, है ना, लिखना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों की क्रियाएं ही हैं। ये सब क्या है मेरे दोस्त? आप लोगों की, ये सब आप लोगों की क्रियाएं ही हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना? अब इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई? ठीक है, वॉइस सही आ रही है? कोई दिक्कत ना भाई, वॉइस में, वॉइस में कोई दिक्कत ना है भाई, वॉइस एकदम सही आ रही है, वॉइस सही है। ठीक है, यहां से एकदम सही है वॉइस, इसमें कोई दिक्कत ना है वॉइस में, यहां से क्लियर है। ठीक है, आगे देखो। इतनी क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देखिएगा, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान इसमें आना आता है और आएगा भी। एक संश्लिष्ट और विश्लिष्ट के बारे में इसमें आता है ना? इसमें संश्लिष्ट और विश्लिष्ट के बारे में आता है कि संश्लिष्ट किसे कहते हैं, विश्लिष्ट किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। उससे पहले मैं क्रिया का वर्गीकरण कर देता हूं, कैसे कैसे इसको बांटा है। एक बांटा है रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। और एक बांटा है आप लोगों का किसके? कर्म के आधार पर। मतलब कर्म के आधार पर कह दो, कर्म या रचना के आधार पर कह दो। और एक बांटा है प्रयोग के आधार पर। एक किसके आधार पर बांटा है?
प्रयोग के आधार पर बांटा है। देखो, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा एक तो प्रकार हो जाएगा आप लोगों का क्या, रचना या फिर कर्म के आधार पर। रचना या फिर किसके, कर्म के आधार पर। रचना या फिर क्या हो जाएगा, कर्म के आधार पर। एक हो जाएगा आप लोगों का प्रयोग के आधार पर। एक क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रयोग के आधार पर। एक हो जाएगा आप लोगों का क्या मेरे दोस्त, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैंने कहा रचना के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपके भेद जो होते हैं वो दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। एक होता है अकर्मक और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का सकर्मक। ठीक, देखो, एक होता है आप लोगों का सकर्मक और एक होता है आप लोगों का मेरे दोस्त अकर्मक। एक क्या होता है, अकर्मक होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त सकर्मक की, इसका मतलब होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ। और अगर मैं बात करता हूं अकर्मक की, इसका मतलब होता है आप लोगों का कर्म के बिना। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कर्म के बिना। अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करता हूं आप लोगों से, अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करता हूं तो इसको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है। संरचना के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो इसको मेरे दोस्त 5 प्रकार से बांटा है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है। तो दो प्रकार में बांटा है। अब अगर मैं बात करूंगा प्रयोग के आधार पर, एक आता है आप लोगों का संयुक्त क्रिया। कौन सा, संयुक्त क्रिया आता है आप लोगों का। ठीक है। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का नाम धातु क्रिया। क्या आता है, नाम धातु क्रिया। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आता है, प्रेरणार्थक क्रिया। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का पूर्वकालिक क्रिया। क्या आता है, पूर्वकालिक क्रिया। एक आता है आप लोगों का मेरे दोस्त सहायक क्रिया। क्या आता है, सहायक क्रिया। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्रयदंत क्रिया। क्या आता है, क्रयदंत क्रिया। एक आता है आप लोगों का सामान्य क्रिया। क्या आता है, सामान्य क्रिया। एक आता है आप लोगों का सजातीय क्रिया। एक क्या आता है, सजातीय क्रिया। ये आता है। अब मैंने क्या बताया आप लोगों से, मैंने बताया है आप लोगों को मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है क्या, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। अगर मैं कर्म के आधार पर बात करता हूं आप लोगों का तो दो प्रकार होंगे, और अगर मैं रचना के आधार पर बात करता हूं तो भी आप लोगों के कितने प्रकार होंगे, तो आपके 8 प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 8। संश्लिष्ट और विश्लिष्ट समझाऊंगा, चिंता मत करो, परेशान। ठीक है प्यारे दोस्त। अब देखो, मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से, एक प्रकार इसमें देखने के लिए सबसे ज्यादा आपको मिलेगा क्या, कि संश्लिष्ट किसे कहते हैं, और विश्लिष्ट विभक्ति आती है, विभक्ति के रूप में आता है। तो ध्यान देना, आपको यहां पर लिखना है, ये है आपका संश्लिष्ट विभक्ति। ये क्या है आपका, संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति। अब आप कहोगे संश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं, संश्लिष्ट का मतलब होता है सेफोर, मतलब सर्वनाम, अर्थात यानी कि विभक्ति को, यानी कि सर्वनाम से चिपका करके विभक्ति का लिखना, सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना, सर्वनाम से, सर्वनाम से चिपकाकर, चिपकाकर विभक्ति का लिखना, सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना, विभक्ति का लिखना, ठीक है, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना संश्लिष्ट विभक्ति,
संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। यानी कि संश्लिष्ट विभक्ति का जो अर्थ होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि इसमें मेरे दोस्त चिपका करके लिखना, विभक्ति को चिपका करके लिखना। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, विभक्ति को चिपका करके लिखना, वो संश्लिष्ट होगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, उसने, उसने, है ना, किसने, उसने, किसने, मुझसे, मुझसे, उसको, उसको, इस, इसके, इसके, है ना, या मैं कह दूं आप लोगों से क्या, तुमको, तुमको, तुमसे, तुमसे। क्या है, मैंने क्या बताया है ऊपर, मैंने बताया है कि सर्वनाम के साथ विभक्ति को लिखना क्या कहलाता है, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कोई उदाहरण दे दूं आप लोगों से, जैसे मैं कह दूं मुझसे, मुझसे, मुझसे पढ़ा, पढ़ा नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया। भैया ये मुझसे विभक्ति जो है संश्लिष्ट में जाएगी, है ना। या तुमको, तुमको खेलना चाहिए, तुमको खेलना चाहिए, तुमको क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खेलना चाहिए। तुमको किस में आ जाएगा, ये आप लोगों का इसी के अंतर्गत आता। आप कहोगे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, परिभाषा के तौर पर आएगा। सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति को लिखना क्या कहलाता है, यदि संज्ञा शब्द से विभक्ति को अलग करके लिखा जाता है तो क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन, इसको इस तरीके से आपने प्रैक्टिस सेटों में देखा भी होगा, इससे संबंधित प्रश्न। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट दो होते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों का इसी के अंतर्गत, जिसको मैं बोलता हूं क्या, विश्लिष्ट विभक्ति। अब आप कहोगे विश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति किसको कहते हैं। तो विश्लिष्ट विभक्ति जो होती है वो होती है आप लोगों की क्या, वो बोलेंगे कि जो संज्ञा शब्द से, मैं कह दूंगा कि संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग लिखी हो, है ना। क्या बनेगा, संज्ञा के साथ हो, संज्ञा के साथ हो, संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग हो, परंतु विभक्ति अलग हो, संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति क्या हो, अलग हो, विभक्ति अलग हो, वहां या उसे विश्लिष्ट विभक्ति होती है, या उसे विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति, विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों का, विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बोला है आप लोगों को, अब यहां पर बोला संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति के साथ हो, विभक्ति के, विभक्ति से अलग हो, यानी कि विभक्ति अलग होनी चाहिए। तो जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से कविता के, है ना, कविता के श्याम से, है ना, श्याम से, रमन को, रमन को, ठीक है। या रवि ने, रवि ने, या हिमानी, हिमानी के, हिमानी के, इस तरीके से कह सकते हो। मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है आपसे कि भैया विश्लिष्ट उसको बोलेंगे कि जो संज्ञा के साथ तो हो परंतु विभक्ति अलग के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। परंतु विभक्ति कैसे होनी चाहिए, अलग के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए, उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कह दूं क्या, रवि ने, रवि ने दूध पिया, रवि ने दूध पिया, रवि ने दूध पिया किस में चला जाएगा, विश्लिष्ट विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। या मैं कह दूं सीमा को, सीमा को खाना दो, सीमा को खाना दो। तो भैया देखो यहां विभक्ति तो है लेकिन उसके आगे, ठीक है। मैंने कहा कि भैया, मैंने कहा आप लोग ठीक है, मैंने कहा कि विभक्ति तो है लेकिन मेरे दोस्त आप लोग देख पा रहे होंगे सब विद्यार्थी कि इसके साथ में अलग से रूप से विभक्ति लिखी है। अब मुझे ये बता दो संश्लिष्ट और विश्लिष्ट में आप कभी मार तो नहीं खाओगे। अब मुझे इतना बता दो कि संश्लिष्ट में और विश्लिष्ट में कभी मार तो नहीं खाओगे, मुझे इतना बता दो बस। संश्लिष्ट विश्लिष्ट में मार तो नहीं खाओगे, इतना बता दो जल्दी से थम्स अप करके, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं।
फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। जल्दी से बताओ, पहले तो इतना जवाब दो मुझे, बताओ। मैंने कहा कि प्यारे दोस्तों, इतना थम्स अप करके बता दो क्लियर हो गया है ना। ठीक है, चलिए, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भैया, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट उसको कहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उस है सर्वनाम, इसके साथ विभक्ति। किस है सर्वनाम, इसके साथ विभक्ति। मुझ है सर्वनाम, इसके साथ विभक्ति। सर्वनाम के साथ विभक्ति, सर्वनाम के साथ विभक्ति, है ना। से संश्लिष्ट से लगा देना, यहां सेफोर लगा देना, सर्वनाम, सेफोर कर देना सर्वनाम। सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति मिलकर के आएगी तो उसे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, विकल्प आएगा, है ना, आपसे ऐसा पूछा जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं गया, तुमको खेलना चाहिए, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या श्लिष्ट, या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प, तीन चार विकल्प बने हुए होंगे, तो आपको लगाना होगा, तुमको आ गया सर्वनाम के साथ विभक्ति आ गई संश्लिष्ट, अगर यानी कि संज्ञा से अलग आ जाएगी विभक्ति, तो वो आएगी हमेशा विश्लिष्ट। इसमें समझने वाली कोई आवश्यकता मुझे तो लगता ना होने की चाहिए, एक बार में सारी चीजें समझ में आ गई है, एक बार में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आगे देखिएगा। अब मैं अगर बात करूंगा आप लोगों से, धातु की बात करूंगा। अब आप कहोगे धातु क्या होता है। देखो भैया, धातु शब्द यानी कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या है भैया, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, धातु जो है प्रत्यय लगा करके क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि धातु मूल अक्षर होते हैं, इनमें जो है प्रत्ययों को जोड़ करके क्रियाओं का निर्माण मेरे दोस्त किया जाता है। क्रियाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आप कहोगे किस तरीके से किया जाएगा, तो वो देखिएगा, विकल्प के तौर पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिएगा, दो प्रकार के भेद होते हैं, यानी कि इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। आप कहोगे दो भेद कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा आप लोगों का मूल धातु। क्या हो जाएगा, एक आपका मूल धातु हो जाएगा। आप कहोगे मूल धातु किसको कहते हैं। भैया, मूल धातु जो होते हैं, ठीक है। श्वेता सिंह, गजब सर जी, आज एक नया, यह नया सीखने को मिला है आपसे, आज तक व्याकरण में किसी ने नहीं सिखाया है ये। आगे मैंने कहा मूल धातु क्या होता है। देखो, मूल धातु का मतलब होता है मेरे दोस्तों आप लोगों का, कि मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र होती है। मैंने कहा मूल धातु, मूल धातु किसी अन्य शब्द पर, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, तथा मैंने कहा मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र होती है। यह ऐसे करके लिख दो, यह स्वतंत्र होती है, यह स्वतंत्र, आजाद, स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र वही होगी जिसका अपने आप में एक मूल अर्थ होगा, अर्थात मैं कह दूंगा जो अपने आप में प्रधान होती है, उसको कहते हैं। मैंने कहा कि जो अपने आप में प्रधान होती है उसको कहते हैं। स्क्रीन काली हो गई सर, कहाँ स्क्रीन काली हो गई, स्क्रीन काली हो गई क्या भाई। बताओ स्क्रीन काली हुई क्या, सही तो चल रही भाई। तुम जो ना बीच में कमेंट करके मुझे भी डरा दो हैं। मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, और यह स्वतंत्र होती है। यह कैसे होती है मेरे दोस्त आप लोगों का, वो स्वतंत्र होती है। वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मैंने कहा मूल धातु अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, यह अन्य स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है। यानी कि जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं पी, पीना शब्द है ना। देख, देखना, देखना शब्द है। पढ़ना शब्द है,
है ना, लिखना शब्द है, लिखना शब्द है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा इससे, इसका मूल धातु क्या बन जाएगा? ठीक है, इसका मूल धातु क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? जैसे मैं कह दूंगा पी, ये पी अपने आप में मूल शब्द है। देखना में देख अपने आप में मूल शब्द है। पढ़ना में पढ़ अपने आप में इसका मूल धातु है। लिखना में लिख अपने आप में मेरे दोस्त मूल शब्द है। यानी कि कहने का मतलब है, मैंने आप लोगों से क्या बताया है, मैंने आप लोगों से यही बताया है कि भैया मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, वह हमेशा मेरे दोस्त आपकी स्वतंत्र होती है। उसमें बस मूल धातु में, मूल धातु पीना, पी पीने को दर्शाता है, देख देखने को दर्शाता है, पढ़ पढ़ने को दर्शाता है, और लिख लिखने को दर्शाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो इस बात को, कैसे? पीता है, ऐसे भी कह सकते हो, पीता है, देखता है, देखता है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ता है, और क्या कह सकते हो, लिखता है। और क्या कह सकते हो प्यारे दोस्त, लिखता है। और आप ऐसे कह सकते हो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, मैंने आज पढ़ाने को नहीं बोला था। देखो मैंने आप लोगों को सभी कक्षाओं में मेरे दोस्त बताते हैं, मैं आपको बता दूं, सभी कक्षाओं में मैंने बताया था अपनी कक्षा के बारे में। मैंने बताया था कि 20 तारीख में मेरी मैराथन है यूट्यूब पर, तो कक्षा नहीं चलेगी। 21 तारीख में सभी कक्षाएं चलेंगी। 22 में मेरी मैराथन है, इसलिए मैराथन की वजह से कोई कक्षा नहीं चलेगी, मेरी टीचिंग चैनल पर मैराथन है 22 में। 23 में मैं कोई कक्षा नहीं लेने का, ना यूट्यूब पर ना ही एप्लीकेशन पर। ठीक है, 23 की मैं छुट्टी रखूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है यौगिक। कौन सी धातु आती है दूसरी? यौगिक धातु आती है। कौन सी आती है? यौगिक धातु। यौगिक धातु आती है। 1 मिनट का समय देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही। 1 मिनट का समय देंगे बस मुझे, 1 मिनट का समय देंगे बस। ठीक है, आवाज ही देख रहा हूं तुम्हारी यो, आवाज ही देख रहा हूं। अब बताओ, अब बताओ, अब कैसी आ रही है आवाज? कटक आ रही ना? अब बताओ, अब बताओ आवाज कैसी आ रही? कटक आ रही है ना? अब बेहतरीन आ रही है। अब बढ़ा दी मैंने आवाज, अब बढ़ा दी अब आवाज। ठीक है, आवाज और बढ़ा दी है अब मैंने। ठीक है, चलो आगे देखो। यौगिक धातु, इसको क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग से, संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया क्या होती है मेरे दोस्त? बनती है। आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, दो या दो से अधिक, रोना धोना, क्या लगा रखा यो रोना धोना, ऐसे ना कहते? क्या रोना धोना लगा रखा, शांत क्यों ना होते? चलना फिरना, चलना फिरना, एक साथ, एक साथ आएगी मेरे दोस्त ये। चलना फिरना एक साथ क्रिया आएगी ये, है ना? या चल देना, चल देना, है ना? रो पड़ना, रो पढ़ना, रो पढ़ना, चल देना, है ना? या मैं कह दूं आप लोगों से, उठना बैठना, मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, ऐसे ना कहते? मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, उसको दर्शाता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है? खाना पीना, बिल्कुल, खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, एक साथ दो आएंगे। एक साथ क्या आएंगे मेरे दोस्त? दो। ये बात का ध्यान रखना, मैंने कहा दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जो यौगिक धातु के रूप में आती है। ये दो ही तो हैं एक साथ, ये एक साथ दो ही तो हैं आप लोगों के, जो यौगिक के रूप में दर्शाए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या ना?
इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए आगे देखो। हाँ, नहाना धोना कर सकते हो, नहाना धोना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की आती हैं क्या, कर्म के आधार पर क्रियाएं हम पढ़ते हैं, और कर्म के आधार पर या फिर रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, तो देखो कर्म के आधार पर सबसे पहले जो आती है वो कौन सी आती है, अकर्मक क्रिया। कौन सी आती है, अकर्मक क्रिया। आप कहोगे अकर्मक किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने कहा कि अकर्मक किसे कहते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ध्यान से, उदाहरण के तौर पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैंने कहा अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। दो प्रकार होते हैं, जिन क्रियाओं के, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, कर्ता में ही रहता है, या मैं कह दूं वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ये बात का ध्यान रखना। लेकिन एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें सॉरी, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें कर्म की आवश्यकता, इसमें कर्म की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर मैं उदाहरण दूंगा तो आपको आराम से पता चलेगा, ध्यान से समझ लो, देखो कैसे। मैंने कहा उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं रवि रो रहा है, रवि रो रहा है, रवि रो रहा है, तो मेरे दोस्तों इसमें तो आप लोगों की कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें वाक्य में काम करने वाला कौन सा है, कर्ता आपका रवि है ना। इसमें काम करने वाला क्या है, आपका रवि, ये है आप लोगों का कर्ता है। ठीक है, और रोना हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य क्रिया है, रोना हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य क्रिया के रूप में आया है। और रहा है यहाँ सहायक क्रिया के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, सहायक क्रिया के रूप में आया है। किसके रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। तो आप सब विद्यार्थी भी जान गए होंगे कि भैया जो रवि रो रहा है, रोने की क्रिया का प्रभाव स्वयं रवि पर पड़ रहा है, तो इसीलिए इसमें कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। अब मैं आप लोगों से कहूं कि भैया जी इसका आप सकर्मक तो बना दो। मान लीजिए रोना हमारी अकर्मक क्रिया है, लेकिन सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मैंने कहा आप लोगों से क्या, मैंने कहा कि मेरे दोस्त, मैंने बोला है कि अगर मैं इसी इसी उदाहरण को कह दूं, रवि रवि मोहन को, रवि मोहन को, मोहन को रुलाता है, रवि मोहन को रुलाता है, तो मेरे वीरों आप सब विद्यार्थी यहां ध्यान दे लो, क्या है, रवि यहां क्या है मेरे वीरों, आपका कर्ता के रूप में आया है। ठीक है, यहां मोहन को, मोहन को, मोहन को मेरे दोस्त क्या कर रहा है, ये कर्म कर रहा है। और क्या कर्म कर रहा है, रुलाने का कर्म कर रहा है, मोहन को रुलाने का कर्म कर रहा है। तो यही बात तो मैंने आप लोगों को समझाई है। पहले एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, इन दोनों में मेरे दोस्त समझ में आया या नहीं, इन दोनों में मतलब अंतर पता चला या नहीं। मैंने कहा यहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगी, आप लोगों की सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अंतर क्या है, देखो मतलब बिना, का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों विना, और कर्म का मतलब हो जाएगा कर्म के, यानी कि बिना कर्म के जो क्रिया बनेगी। और आप लोग एक बात का और ध्यान रखना मेरे दोस्त, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से इसमें देखो, अगर क्रिया से पहले क्या लगा करके आप अगर उत्तर मिल जाता है, क्या लगा करके अगर आप लोगों को उत्तर मिल जाता है, तो आप मेरे दोस्त सकर्मक में जाएंगे, और अगर क्या लगा करके उत्तर नहीं मिलता है, तब आप मेरे दोस्त अकर्मक में जाएंगे। इतनी बात बता दो समझ में आ गई है ना मेरी? इतनी बात बता दो मेरे दोस्तों समझ में आ गई या ना मेरी, जो मैंने बताई है। इतनी बात बता दो मेरे दोस्तों समझ में आ गई या ना मेरी, जो मैंने आपको बताई है, समझाई है। फटाफट बता दो जल्दी से। अच्छा प्रश्न बताया मैंने, बताओ।
बताइए मेरे दोस्तों। ठीक है उदाहरण पढ़ूं अब आगे और बताऊं उदाहरण। देखो अब और उदाहरण कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिएगा। एक उदाहरण नहीं दिया है, मैं और उदाहरण दूंगा। एक आधी उदाहरण नहीं देता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देने की संभावना मैं रखता हूं, ये बात का ध्यान रखना। देखो मैं आप लोगों को अकर्मक के उदाहरण दे रहा हूं। ये किसके? अकर्मक के। मैं कह दूं बच्चे बच्चे खिलखिलाकर, खिल खिला खिल खिला, बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, हंस रहे थे। तो भैया यहां पर बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, ऐसा नहीं है खिलखिलाना कोई कर्म है। ऐसा नहीं है कि खिलखिलाकर कोई कर्म है, नहीं। हंसना क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ेगा, ध्यान रखना। हंसना क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना। खिलखिलाकर कोई वो नहीं है। यही तो है खिलखिला करके, यही तो है खिलखिला करके। समझ में आ गई? आगे देखो और उदाहरण क्या है मेरे दोस्त। मीरा जोर से हंसी। मैं कह दूं मीरा जोर से हंसी। भैया कितनी जोर से हंस ले, कितनी जोर से हंस ले मीरा, क्रिया का प्रभाव सीधा मीरा पर ही पड़ेगा। ये रहा, क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? मीरा पर ही पड़ेगा। जोर से कितनी हंस ले, क्रिया का प्रभाव तेरे ऊपर ही पड़ेगा। आगे मैं कह दूं आप लोगों से पानी बरस रहा है। मैं कह दूं पानी बरस रहा है। तो भैया पानी बरस रहा कोई कर्म ना हो रहा, पानी बरस रहा है कोई कर्म नहीं हो रहा। किस में जाएगा मेरे दोस्त? भैया अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। किस में जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। शिशु शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है। भैया किस में जाएगा? आप कहोगे कि भैया जी शिशु सो रहा, सोने का काम कर रहा। अरे मेरे वीरो, ये सोने की क्रिया का प्रभाव शिशु पर ही पड़ेगा। रहा है तो सहायक क्रिया है, मैंने कहा रहा है तो सहायक क्रिया है। तो आप देख सकते हो ये शिशु सो रहा है, इसमें सोने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा? कर्ता पर, शिशु पर। आराम किसको मिल रहा? कर्ता को मिल रहा, शिशु को मिल रहा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? यहां पर पानी है मेरे दोस्त, पानी है, बरसना मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया के रूप में है। ठीक है? या मैं कह दूं आप लोगों से और उदाहरण, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़ती है। ओ भैया, ओ मेरे वीरो, चिड़िया का आकाश में उड़ने का प्रभाव क्या आकाश पर पड़ रहा है? देखना जरा। हाँ, मोहन को राम द्वारा रुलाया जा रहा है। तो भैया मोहन को रुलाया जा रहा ना, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो मेरे वीर ये सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। यानी कि किसको रुलाया जा रहा है, किसके द्वारा रुलाया जा रहा है? राम को, मतलब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। द्विकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? आगे देखो। अब यहां पर आप लोगों का कहना होगा दिमाग में कि चिड़िया आकाश में उड़ रही, तो आकाश में उड़ना उसका एक कर्म हो रहा? नहीं, आकाश में उड़ना तो एक आधार है। आकाश में उड़ना तो एक आधार है भाई, ये तो एक आधार है उसका। इस पर थोड़ी प्रभाव पड़ेगा? अरे उड़ना क्रिया का प्रभाव तो इस पे ही पड़ेगा, चिड़िया पे। अरे थक जाएगी, बैठ जाएगी एक तरफ को, उड़ती रहेगी कोई? है कोई उड़ती रहेगी क्या? बिल्कुल। आगे देखो और उदाहरण क्या बन सकते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे और उदाहरण, जैसे अभी एक भैया कह रहे थे कि छत पर बैठ करके रो रहा है बच्चा। तो भैया मैं अगर कह दूं अमन, अगर मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर, क्या अमन, अमन जंगल में, अमन जंगल में बैठा रो रहा है, जंगल में बैठा रो रहा है, या अमन जंगल में रो रहा है, ऐसे कह सकते हो। अमन जंगल में रो रहा है। तो भैया यहाँ पर कोई कर्म थोड़ी हो रहा है जंगल में, जंगल तो आधार है, रोना क्रिया का प्रभाव तो अमन पर ही पड़ेगा। कुछ देर में इस तरीके से हिचकी ले लेके थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएगा, रुक जाएगा अपने आप, चुपचाप हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा भैया। सकर्मक क्रिया के उदाहरण बताऊंगा अभी आगे चल करके बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ा सा धैर्य रख लो। समझ में आ गई?
क्लियर है या ना, इतना बता दो। ठीक। पानी बरस रहा है, ये कैसे पता चलेगा भैया? पानी जो है ये बरसना मुख्य क्रिया है, ठीक है, इसका प्रभाव खुद करता पानी पर ही पड़ रहा। अरे पानी तो पड़ रहा, गिर रहा है, कोई और थोड़ी गिर रहा है, हैं? जैसे मैं कह दूं मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, दौड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा भैया? मोहन पर पड़ेगा। मोहन दौड़ता है, मोहन का दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? मोहन पर ही पड़ेगा। बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ क्लियर हुई है ना? पांचवा एग्जाम्पल प्लीज रिपीट, एक दो तीन चार पांच। आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का अकर्मक क्रिया हो जाएगा, या मैं कह दूं पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और ले लो एक और, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देख सकते हो मेरे दोस्त आप सब, भैया आकाश में ये एक अपने आप में आधार का बोध करा रहा है। आधार, आकाश में उड़ना, लेकिन उड़ना जो है ये मुख्य क्रिया है हमारी। ये क्या है? ये एक प्रकार की मुख्य क्रिया है। और ये पक्षी जो है ये हमारे कर्ता के रूप में आएंगे। तो जिसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता में ही रहता है, उसी को ही तो मेरे दोस्त हम कर्ता कारक कहते हैं। उसी के अंतर्गत सॉरी आपका अकर्मक क्रिया आती है। ये बात का ध्यान रखना। आप कहोगे सकर्मक वाला समझ में नहीं आया, तो सकर्मक वाले में देखो, ये तो है रोना, रवि रोता है, मोहन दौड़ता है, सोहन हंसता है ना? ये तो है मेरे दोस्त आप लोगों का रोना। अगर मैं कह दूं रवि मोहन को रुलाता है, अरे आप कह रहे हो भैया जी ये वाला समझ में नहीं आया, किसने कहा? क्या नाम है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वो भी अकर्मक क्रिया में ही जाएगा मेरे दोस्त, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। क्या मैंने बोला है आप लोगों से कि ये मोहन को रुलाता है। मान लो आप पूछ रहे थे कि भैया ये वाला समझ में नहीं आया। मान लो आपका नाम क्या है? रवि है। आपके भाई का नाम क्या है? आपके भाई का नाम मोहन है, ठीक है, मोहन है। ठीक। आप दोनों सगे भाई हो, आप दोनों क्या हो? सगे भाई हो। क्या लगा करके कैसे पता करेंगे भैया? क्रिया से पहले लगा करके, क्या रुलाता है मोहन को, उत्तर मिल रहा है। क्या, क्या रोता है, क्या रो रहा है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर दोनों भाई हो आप। अब जब यहां दोनों भाई हो, इन दोनों भाइयों में आप लोगों में से रवि ने इसको मार दिया, है ना? तो ये रो पड़ा, वह बार बार इसको ये चिढ़ा रहा। तो आप दोनों की मम्मी क्या कहेगी आपसे? यही तो कहेगी, काहे को रुला रहा है इसे, क्यों परेशान कर रहा है इसे, काहे को रुला रहा है इसे। इस तरीके से ना कहेगी क्या? बताओ। आप लोगों की मम्मी कैसे कहेंगी कि क्यों रुला रहा है इसे, तू बालकों को रुलाता रहे, तुझे और कोई काम ना है, यही काम है तुझे, इस तरीके से ना कहती? बताओ, बात बताओ मेरे दोस्त, इस तरीके से ना कहती कि तुझे और कोई काम ना है, तुझे और कोई काम ना है, बच्चे को रुलाता रहे हैं। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, तो ये इसको ही दर्शाता है। यहां देखो वृक्ष से पत्ते गिरने का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि यहां पर वाक्य में क्रिया गिरते हैं जो है वो एक अकर्मक क्रिया को दर्शाता है। ठीक है। अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं रवि वृक्ष से पत्ता गिराता है, अगर मैं कह दूं रवि वृक्ष से पत्ता गिराता है, तो वो भैया काम कर रहा है गिराने का, वो काम कर रहा, वो काम जो है वो मेरे दोस्त गिराना अपने आप में काम को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। मोहन लड्डू खा रहा है, क्या खा रहा है? लड्डू। भैया कर्म है, सकर्मक आ जाएगा। ठीक है। जब अंत में इसको दोनों को करा दूंगा तो इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा मैं, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। ठीक है, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी, चिंता मत करो, बिल्कुल बताऊंगा। अब देखो ये जंगल में रो रहा है, ये एक आधार का बोध कराता, ये किस में जाएगा मेरे दोस्त? कारकों में, अधिकरण कारक में जाएगा ये भी अधिकरण कारक में जाएगा, क्योंकि आकाश एक आधार है, जंगल एक आधार है। तो आधार है ये तो एक व्यथा को दर्शा रहे हैं, लेकिन होने वाली क्रिया क्या है यहाँ? रोना। अब इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? अमन पर। थोड़ी देर शुभ किया लेगा, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ऐसे ये है, चिड़िया है आकाश में उड़ती, अरे तुम्हारे कबूतर ही ले लो, कबूतरबाजी, कबूतरबाजी होती है गांव में तुम्हारे,
जब कबूतरबाजी गांव में होती है तो कबूतरबाज क्या करता है, कबूतरबाज उन्हें नशे के इंजेक्शन दे करके या किसी भी तरीके से जिससे वो बाजी जीत जाए, वह प्रयास करता है जिससे कबूतर उड़ता ही रहे और सबसे ऊंचा उड़ता रहे या सबसे देर में बाद में उतर करके आए। यही तो पहचान होती है कबूतरबाजों की। कबूतरबाजी जो है इसी तरीके से तो करते हैं, है ना। तो अब अगर वे उसको नशा नहीं देंगे या अगर वे उसको कुछ ऐसे मतलब पदार्थ नहीं देंगे जिससे वो उड़े, वो तो जल्दी थक जाएगा, औरों की अपेक्षा तो जल्दी थक जाएगा और जल्दी थक करके तुरंत नीचे आ जाएगा, तो वो तुरंत हार जाएगा। तो यानी कि अरे भैया, चिड़िया और ये कबूतर ये भी तो जीव ही हैं, इनमें भी तो जीवन है, इनमें भी तो आत्मा है, तो ये नहीं थकेंगे क्या। यही तो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यही तो बात मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गजब। यहां उड़ना से पहले क्या लगाओगे, तो क्या यहां क्या क्या उड़ता है, क्या उड़ता है, चिड़िया। क्या रोता है, अमन। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं मेरे दोस्त अब आपसे कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। एक भैया कह रहे हैं कि सर आपने दिवाली नहीं मनाई है और आप हमारे लिए कक्षा ले रहे हो। कल भी आपने कक्षा ली, आज भी कक्षा ली, कोई बात नहीं भाई, ये हमारा धर्म है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। आज की जो कक्षा है हमारी वो क्रिया की दूसरी कक्षा है, ठीक है। अकर्मक क्रिया को हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया को। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, आप लोग समझेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं प्यारे दोस्त अपनी सकर्मक क्रिया को। कर्म के आधार पर हमारा चल रहा था, तो अब हम पढ़ेंगे आज सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब अगर मैं सकर्मक क्रिया की बात करता हूं तो इसकी परिभाषा आप लोगों की होगी क्या, जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सकर्मक क्रिया की,
ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें कर्म की आवश्यकता आपको होगी। क्या बनेगी? इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें कर्म की कर्म की आवश्यकता इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। और हम इसमें क्रिया से पहले जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, उस क्रिया से पहले क्या लगा करके हम उत्तर को पहचान लेते हैं। ठीक है। क्या लगा करके हम उत्तर को पहचान लेते हैं और इसमें कर्म की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं, मैथिली मैथिली पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो भैया मैथिली पढ़ रही है, यहां पढ़ना अपने आप में सकर्मक क्रिया होगी, है ना। रीना रीना खाना खाना खा रही है, रीना खाना खा रही है, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। या मैं कह दूं आप लोगों से, अब है अब है फुटबॉल अब है फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। ठीक है। बालक बालक पुस्तकालय में बालक पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ते हैं कर दो। बालक पुस्तकालय में पढ़ते हैं, ऐसे कर दो। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से, रीता रीता फूल तोड़ती है, फूल तोड़ती है। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। इसमें सब में कर्म है। बालिका निबंध लिखती है, बालिका निबंध बालिका निबंध लिखती है, बालिका निबंध लिखती है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं। ठीक है। गेहूं क्या है? यहां कर्म है। रमेश गाना गा रहा है, गाना क्या है? वो भी कर्म है। अब देखो इनमें सब में कर्म क्या है? यहाँ गेहूं पिसवाना, यहाँ निबंध लिखना, यहाँ गीत गाना, यहाँ पढ़ना, यहाँ खाना खाना, यहाँ फुटबॉल खेलना, यहाँ पुस्तकालय में पुस्तक को पढ़ना, यहाँ रात्रिता का फूल तोड़ना। ये सब क्या है मेरे दोस्त? आपका ये हो जाएगा आप लोगों का सकर्मक क्रिया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बात कि मैथिली पुस्तक पढ़ती है तब होता सकर्मक, इसमें मैथिली पढ़ रही है ये अकर्मक है। अरे भैया, यहां पर कर्म छिपा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पर। पढ़ना अपने आप में खुद सकर्मक क्रिया है, पढ़ना अपने आप में खुद ही सकर्मक क्रिया, ऐसे मत सोचो। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती एक कर्मक, एक होती द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैथिली पुस्तक पढ़ रही है तब भी सकर्मक है। अगर मैं इसको लिखता हूं मैथिली पढ़ रही है तब भी सकर्मक है, क्योंकि ये पढ़ना लिखना ये सब अपने आप में सकर्मक क्रिया होती है। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? यहां पर क्या पढ़ रही है, इसमें कर्म छिपा हुआ है, लेकिन इसको जो जाना जा रहा है वो पढ़ना क्रिया से जाना जा रहा है, क्योंकि पढ़ना अपने आप में सकर्मक क्रिया है। यह बात का ध्यान रखना। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, ये सब अपने आप में अकर्मक है ना, लेकिन इसी प्रकार से लिखना, पढ़ना, है ना, ये सब क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ये बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई? नहीं ऐसा मत सोच लो कि इसमें ऐसा है तो ऐसा ना होने का, अन पुस्तक आना चाहिए था, यही बात की गलती हो जाती है। ध्यान रखना, ऐसे ही गलती हो जाती है इसी बात को। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद सकर्मक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक और एक होती है सकर्मक। एक हो जाएगी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब बात आ रही है एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं।
गुरुजी एनर्जी डाउन है, ज्यादा बुखार है मेरे दोस्त, इसलिए एनर्जी डाउन दिख रही। मैंने कहा यहां पर एक कर्मक का मतलब होता है जिन क्रियाओं में एक कर्म का बोध होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? 53 लगाना पिंकी। अब मैंने कहा है एक कर्म का बोध हो जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध हो, एक कर्म का बोध हो, उसको कहते हैं। क्लियर है प्यारे दोस्त? एक कर्मक क्रिया का बोध है यहां पर, ठीक है। किसका बोध है? चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहां आकाश जो है वो अपने आप में आधार का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा? आधार का बोध करा रहा है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। चलिएगा, तो टॉयलेट टॉयलेट आ रहा था, बहुत तेज टॉयलेट करने गया था। चलिए, मैंने कहा जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म का बोध होता है। अब आप कहोगे एक कर्म का बोध कैसे होगा? जैसे अभी अभी मैंने उदाहरण बताया है, जैसे यहां पर अभी अभी मैंने उदाहरण बताया, एक कौन सा उदाहरण बताया है? मैंने कहा गीता गीता गाना, गीता गाना गा गा रही है, गीता गाना गा रही है। तो यहां जो है मेरे दोस्त, गाना जो है वो अपने आप में एक क्या है? एक कर्म का बोध कराएगा। गाना जो है वो किसका बोध कराएगा मेरे दोस्त? एक कर्म का बोध करा रहा, एक कर्म का बोध हो रहा है, इस वाली बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं कह दूं हिमेश, मैं कह दूं हिमेश 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 फिल्म हिमेश फिल्म देख रहा है, फिल्म देख रहा है, हिमेश फिल्म देख रहा है। इसमें याद आ गई बात है कितनी, ठीक है। मैथिली पढ़ रही है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। मैथिली पढ़ रही है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। मैं कह दूं प्रदीप खाना खाना खा रहा है, खा रहा है, ये भी मेरे दोस्त किस में आएगा? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। हिमेश फिल्म देख रहा है और खाना खा रहा है। चलिए आगे देखो, एक उदाहरण ये भी आता है, जैसे मैं कह दूं नौकरानी नौकरानी झाड़ू नौकरानी झाड़ू लगा रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो झाड़ू किसका बोध कराती है? एक कर्म का। झाड़ू किसका बोध कराती है? एक कर्म का, ठीक है। अब देखिएगा आगे, इनमें सब में एक कर्म का बोध है। दूसरा जो है आप लोगों का एक ये आता है द्विकर्मक, दूसरा जो आता है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब देखो द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं में
जिन क्रियाओं में एक साथ जिन क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, एक साथ दो 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 कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? मैंने कहा आप लोगों से बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? मैंने कहा इसमें दो कर्म का बोध होगा, उसमें एक कर्म का बोध होगा, उसी को ही द्विकर्मक और उसको एक कर्मक कहते हैं। अब दो कर्म में कैसे बोध होगा? जैसे आप लोगों को उदाहरण आता है, मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या, श्याम ने श्याम ने रमेश को श्याम ने रमेश को गणित गणित पढ़ाया। श्याम ने रमेश को गणित पढ़ाया। मैथिली पढ़ रही है, इसमें कर्म छिपा हुआ है। इसमें कर्म क्या है? छिपा हुआ। पढ़ना अपने आप को कर्म को दर्शाता, लेकिन कर्म जो है वो छिपा हुआ है इसमें। पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, वो सब आपका कर्म होगा, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना मेरे दोस्त? श्याम ने रमेश को गणित पढ़ाया, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, छात्र ने अध्यापिका को छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। कॉपी दिखाई, ये हो गए। कॉपी दिखाई किसको? अध्यापिका को, ठीक है? या मैं कह दूं हमने हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से मकान खरीदा। एक उदाहरण यह है, श्याम ने श्याम ने रवि को थप्पड़ मारा। श्याम ने किसको मारा? थप्पड़ मारा, ठीक है? आगे देखो, इसके बाद आगे आता है मेरे दोस्त, ये तो थी आपकी द्विकर्मक। अब आप कहोगे इसमें दो कर्म कहां कहां से है? देखो, एक कर्म तो है रमेश को क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। एक कर्म है अध्यापिका को और क्या दिखाई? कॉपी। एक कर्म है मोहन से क्या खरीदा? मकान। किसको? रवि को क्या मारा? थप्पड़। इसको क्या और क्या, इसको जो है हम किसको से और क्या से, इसको हम किसको से और क्या से संबोधित करते हैं? किसको से और क्या से संबोधित करते हैं? यह होता है द्विकर्मक क्रिया। यह होता है द्विकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल एकदम बेहतरीन, जानदार, शानदार। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, बिल्कुल सही बात है। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई कहरा वाली बात नहीं है, कह दोरा वाली बात नहीं है, एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है? आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आता है आपका प्रयोग के आधार पर। क्या आता है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करता हूं आप लोगों से, वो होगा आप लोगों का संयुक्त क्रिया। आप कहोगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं? ठीक है? अब संयुक्त क्रिया की अगर मैं बात करता हूं, ये परिभाषा क्या होगी आप लोगों की? नहीं, विकल्प में आप लोगों को दोनों में से एक आएगा, या तो द्विकर्मक आएगा या एक कर्मक आएगा। और अगर द्विकर्मक और एक कर्मक दोनों में से कोई ना आए ना, तब आप लोगों को फिर सकर्मक आएगा, फिर सकर्मक उदाहरण में आएगा। यह बात का ध्यान रखना, ठीक है?
फिर सकर्मक आ जाएगा। ये बात का ध्यान रखना। मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, कुल टोटल योग इसके 8 होते हैं। अब इन टोटल 8 के 8 योगों को ध्यान में रखना है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, मैंने कहा जब कोई क्रिया जब कोई क्रिया जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद मैं कह दूंगा अर्थ के आधार पर इसकी संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके उदाहरण लिख लो। जैसे मैं कह दूं रमेश खाने लगा, रमेश खाने लगा, एक खाना और एक क्या हो जाएगा? लगना, एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, या मैं कह दूं पिताजी ने प्रसाद बांट दिया, प्रसाद बांट दिया। ठीक है, वर्षा होने लगी, होना और लगना। ठीक है, या मैं कह दूं घंटा बज गया, मंदिर में घंटा बज गया, मंदिर में घंटा बज गया, मंदिर में घंटा बज गया। क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। यहां देखिएगा, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 8 भेद होते हैं, सॉरी 11 भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के 8 भेद होते हैं। 8 कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, सॉरी 11 भेद होते हैं। अब 11 भेद कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। मैंने कहा आप लोगों से, ठीक है, प्रकार के सवाल पेपर में कभी नहीं आते, आ जाता है सुनील, कभी कभी आ जाता है मेरे दोस्त। देखो, प्रकार का सवाल आ जाता है, कभी कभी आ जाता है वीर, कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। प्रकार अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, सॉरी 11 होते हैं। जैसे आरंभ बोधक हो जाएगा आप लोगों का, आरंभ बोधक हो जाएगा। ठीक है, आरंभ बोधक में किसको बोलेंगे हम? आरंभ बोधक बोलते हैं हम किसको? इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। क्या हो जाएगा? इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आरंभ होने का बोध होता है, बोध होता है। इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं कह दूं हितेश खाने लगा, हितेश खाने लगा, या ऐसे कह दो हितेश खेलने लगा, हितेश खेलने लगा। ये आरंभ होने का बोध हो गया। ये किसका हो गया? सबके उदाहरण कराता चलूंगा, चिंता मत करो। ये हितेश खेलने लगा किसका बोध हो गया? आरंभ बोधक का बोध हो गया। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से वह बैठे बैठे सोने लगा, वह बैठे बैठे सोने लगा, वह बैठे बैठे सोने लगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? आरंभ बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? आरंभ बोधक हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? समाप्ति बोधक। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का समाप्ति बोधक।
अब समाप्ति बोधक किसे कहते हैं? इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। क्या होगा? इससे इससे क्रिया के इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। संपन्न होने का संपन्न होने का बोध होता है। बोध होता है। इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। आगे जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, समाप्ति का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं, छात्र कक्षा में जा चुके हैं। छात्र कक्षा में जा चुके हैं। छात्र कक्षा में जा चुके हैं। किसका बोध करा रहा है? समाप्ति का। या मैं कह दूं, हेमा हेमा नहा चुकी है। नहा चुकी है। किसका बोध कराएगा? आपका समाप्ति का। किसका बोध कराएगा? आपका समाप्ति का। इतनी बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। ये अर्थ के आधार पर मेरे दोस्त आप लोगों के 11 भेद होते हैं। भाई आकाश, भाई सबका चल रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? क्या दिक्कत है इसमें? सारी चीजें आप लोगों को करा के चल रहा हूं। ठीक है, डीप लेकर के चल रहा हूं। ठीक, आगे 3 नंबर आता है आपका अवकाश बोधक। क्या आता है? अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। अवकाश बोधक किसे कहेंगे मेरे दोस्त? हम अवकाश बोधक बोलेंगे जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। जहां जहां कार्य को जहां कार्य को संपन्न करने में जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। अंतराल अंतराल का बोध हो। जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो, उसे कहते हैं अवकाश बोधक। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, क्या कि माला सो न पाई। माला माला सो न पाई। सो न पाई, ये अंतराल का बोध है। कार्य को संपन्न करने में अंतराल, अंतराल बोलते हैं एक प्रकार से अवकाश को। अवकाश को बोध कराता, जो बीच में गैप करा देता, ऐसे कह देंगे, है ना? जैसे मैं कह दूं, लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। युद्ध को नहीं जीत पाया। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर। 4 नंबर बोलेंगे अनुमति बोधक। अनुमति बोधक। अनुमति बोधक किसका बोध कराता है मेरे दोस्त आप लोगों का? अनुमति। ये बोध कराता, इससे कार्य के किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। इससे इससे कार्य के किए जाने की ठीक है, मैंने कहा इससे कार्य के किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। अनुमति दिए जाने का बोध बोध होता है। बोध होता है, दिए जाने का बोध होता है, उसे कहते हैं अनुमति बोधक। अब अनुमति को उदाहरण के तौर पर मैं कह दूंगा आप लोगों से। जैसे मैं कह दूं, राधिका को राधिका को जाने दो। अनुमति हो गई ये। राधिका को जाने दो, अनुमति हो गई। या सीमा को बोलने दो। सीमा को बोलने दो। 5वां नित्यता बोधक। नित्यता बोधक। नित्यता बोधक, ठीक है, इसको दर्शाते हैं नित्यता बोधक को।
नित्यता बोधक किसे बोलते हैं? नित्यता, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। इससे कार्य की निरंतरता निरंतरता का बोध होता है। बोध होता है। ठीक है। अब नित्यता का बोध हो रहा, अब नित्यता में कैसे होता है? जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, वो हो जाएगा आप लोगों का नित्यता बोधक। नदी नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? आपका नित्यता का, नित्यता का। या मैं कह दूं रवि गाना गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। भैया कार्य जारी है, कार्य समाप्त नहीं हो रहा है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? नहीं, अगर इसमें से अगर कोई उदाहरण पूछेगा तो वो उदाहरण आपको किसके आधार पर देगा? प्रयोग के आधार पर देगा। अगर कर्म के आधार पर पूछेगा तो ऊपर लिखेगा कर्म के आधार पर रचना बताओ, वो बताओ, क्रिया बताओ। अगर कर्म के आधार पर पूछेगा तो कर्म के आधार पर लिखेगा, और अगर रचना के आधार पर पूछेगा तो रचना के उसके प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो प्रयोग के आधार पर पूछेगा, बताएगा आप लोगों से। ठीक है। अगर बात करता हूं आप लोगों से 6 नंबर पर, 6 नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक। ठीक है। अब आवश्यकता बोधक किसे कहेंगे मेरे दोस्त? इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। क्या होगा? इससे इससे कार्य की आवश्यकता, इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है, का बोध होता है। इससे क्या होगा मेरे दोस्त? कार्य की आवश्यकता का बोध होगा। अब आप कहोगे आवश्यकता कैसे होगी? ये देखिएगा उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूंगा मोहन को इस काम को मोहन को इस काम को जल्दी करना चाहिए, आवश्यकता है। मोहन को इस कार्य को जल्दी करना चाहिए, इस कार्य को जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। ठीक है। या मैं कह दूं मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे रविवार को भी ऑफिस मुझे रविवार को भी ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाना पड़ता है। आगे देखो 7 नंबर क्या होगा प्यारे दोस्तों? निश्चय बोधक। क्या हो जाएगा आप लोगों का? निश्चय बोधक। ठीक। उदाहरण क्या है? इससे क्रिया की निश्चितता का बोध होता है, इससे इससे क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। जैसे उदाहरण बोलूंगा मैं, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, तो मैं तू तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, उसको बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? इच्छा बोधक। इच्छा बोधक। अब इच्छा बोधक किसे कहते हैं? इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है, इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है।
इससे कार्य करने की किसका बोध होता है? इच्छा का बोध होता है। अब इच्छा बोधक में क्या आएगा? जैसे मैं कह दूं वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, ये क्या हो जाएगा आपका? इच्छा बोधक। मैं सोना चाहता हूं, अब मैं पढ़ना चाहता हूं या सोना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, ये किसको दर्शाएगा? ये इच्छा को दर्शाएगा। किसका बोध कराएगा? इच्छा को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्त? ठीक है। संपन्न को ही समाप्ति बोलते हैं। संपन्न करना अर्थात समाप्ति करना, संपन्न करना अर्थात समाप्ति करने को ही कहते हैं। ठीक है। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का 9 नंबर, अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक किसको बोलेंगे? इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। क्या होगा? इससे, इससे क्रिया करने के, क्रिया करने के अभ्यास का बोध होगा, अभ्यास का बोध होता है, बोध होता है। इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं करूं तो प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? जैसे रमेश जैसे मैं कह दूं रमेश, रमेश खेला करता है, रमेश खेला करता है, खेला करता है। या मैं कह दूं आप लोगों से वह सोता रहता है, वह सोता रहता है, यह अभ्यास का बोध है। यह सोने की जगह पढ़ता कर दो, वह पढ़ता रहता है, पढ़ने का अभ्यास, वह पढ़ता रहता है, यह पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा आपका, पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। 8, 9, 10 शक्ति बोधक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शक्ति बोधक, आप कहोगे शक्ति बोधक क्या है? शक्ति बोधक बोलेंगे इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का पता चलता है। इससे, इससे क्रिया करने की, इससे क्रिया करने की शक्ति के, शक्ति के भाव का बोध होता है, शक्ति के भाव का बोध होता है। इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का बोध होता है। अब शक्ति बोधक में कैसे बनेगा? मैं भी मैं भी कविता लिख सकता हूं, मैं भी कविता, मैं भी कविता लिख सकता हूं, मैं भी कविता लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात? रमेश खेला करता है, यह अभ्यास है। तबीयत तो नहीं है, बिल्कुल नासाज है एकदम, शरीर तप रहा मेरे दोस्त। सही है, सही है प्यारे दोस्त, ये भी सही है। वह पढ़ता रहता है का मतलब है कि वह निरंतर अभ्यास करता रहता है, पढ़ने का अभ्यास करता है, उसको दर्शाता है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर उदाहरण हैं जो मैं दे रहा हूं। ठीक है। जैसे मैं कह दूं
रवि रवि भी बोल सकता है। रवि भी बोल सकता है। किसका बोध कराएगा? शक्ति का। किसका बोध कराएगा? शक्ति का। और एक और आता है प्यारे दोस्त 11 नंबर, पुनरुक्त बोधक। पुनरुक्त बोधक। पुनरुक्त बोधक। अब पुनरुक्त बोधक में क्या आएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? जो जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है, जब दो समर्थक जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है। योग बनता है। जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है तो उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि गीता विद्यालय आया जाया करती है। आया जाया, गीता विद्यालय आया जाया करती है। गीता विद्यालय आया जाया करती है। या मैं कह दूं मुकेश मुकेश पढ़ाई लिखाई करता है। मैंने कहा पुनरुक्त क्रिया के रूप में आएगा। पढ़ाई लिखाई करता है तो एक साथ पुनरुक्त के रूप में आया जाया। दो समर्थक या समान ध्वनियों वाली क्रियाओं का योग बनता है। जैसे मैं कह दूं विनेश विनेश, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। विनेश, ये दिया ना समान ध्वनि, धीरे धीरे चलता है, ये पुनरुक्ति का बोध कराएगा। धीरे धीरे चलता है तो ये किसका बोध कराएगा? पुनरुक्ति का। बात ही खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इसमें वह पढ़ाई करता है कर दोगे इसको। वह पढ़ाई करता है, अभ्यास, अभ्यास में कर दो, वह पढ़ाई करता है। वह पढ़ाई करता है, इसको कह देंगे आप। इसको कह देंगे मेरे दोस्त। नहीं, दोनों में अंतर है, ध्यान रखो, थोड़ा सा बारीकी से अंतर है। अभ्यास में और किसमें? निरंतरता में। निरंतरता में काम के जारी रहने का बोध होता हमेशा, लेकिन अभ्यास में अभ्यास का बोध होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? क्लियर हो गई? अब देखो, जितना पढ़ा इसका रिवीजन कर देता हूं, बाकी यहां से आगे कल कर लेंगे। सकर्मक क्रिया पढ़ी थी हमने। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म की आवश्यकता, कर्म का बोध होगा। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म दिखाई देगा और द्विकर्मक में दो कर्म दिखाई देंगे, है ना। और संयुक्त क्रिया में एक साथ दो क्रियाओं का बोध होगा। संयुक्त क्रिया किसको बोलेंगे? जो एक साथ दो क्रियाओं का बोध मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। रमेश खाने लगा, बांट दिया प्रसाद, रेखांकित किया है मैंने मेरे दोस्तों। अब अर्थ के आधार पर 11 भेद इसके होते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है किसी भी तरीके से, तो 11 के 11 भेद आप लोगों के सामने हैं। ठीक है। एक और ये क्या हो जाएगा? आवश्यकता, निश्चय, इच्छा बोधक, शक्ति और पुनरुक्त और अभ्यास बोधक। ये आपके 11 के 11 भेद होते हैं। ठीक है। प्रेरणार्थ क्रिया कल पढ़ाऊंगा, बाकी की क्रियाएं मेरे दोस्त कल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। एक बार दोबारा से इसका रिवाइज कर लेना जो विद्यार्थी बीच में जुड़े हैं। ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतर होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार होंगे।
सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे साथी, आज क्रिया का तीसरा पाठ है हमारा, इसको हम लोग करेंगे, मतलब क्रिया की तीसरी कक्षा हमारी है। ठीक है, हमने संयुक्त क्रिया के भेद कर लिए थे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त क्या, नाम धातु क्रिया। कौन सी करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त? अब हम 2 नंबर क्या होगा आपका, नाम धातु। नाम धातु, ठीक है। तो चलिएगा, वॉइस सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। यहाँ से वॉइस, यहाँ से सही है, देखिए वॉइस देखियो। हेलो, यहाँ से सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब देखिए, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न बनता है हमारा। नाम धातु बोलेंगे मेरे दोस्त उसको जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बोलेंगे? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में, और विशेषण शब्दों में, विशेषण शब्दों में क्रिया, क्रिया लगाने से, क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। नाम धातु क्रिया बनती है। ठीक है, आप कहोगे कैसे? मैंने कहा आप लोगों से कि संज्ञा शब्द हो या फिर सर्वनाम शब्द हो, उसके साथ क्रिया जोड़ दो। जैसे मैं कह दूं संज्ञा शब्द है ना, तो संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द में क्या दे दिया मैंने कह दिया लाठी, लाठी। या तो इसके साथ मारना जोड़ दो, लाठी मारना, या फिर कर दो लठियाना, या फिर कर दो लठी या ना, ये भी आपकी नाम धातु हो जाएगी। सर्वनाम में अपना शब्द है, अपना सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा? अपनाना, अपनाना, अपनाना दर्शा देगा। विशेषण में क्या हो जाएगा? विशेषण में जैसे मैं कह दूं आप लोगों का, क्या हो जाएगा विशेषण के तौर पर? जैसे मैं कह दूंगा चिकना, चिकना, चिकना विशेषण है, चिकनाना हो जाएगा। चिकनाना, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? विशेषण के रूप में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? विशेषण के रूप में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और देख लो और शब्द क्या बन जाएंगे। जैसे हाथ से बनेगा हथियाना, हाथ से बनेगा क्या आप लोगों का? हथियाना। ठीक है, बात से बनेगा बतियाना, बात से बनेगा क्या? बतियाना। ठीक है, झूठ से बनेगा झुटलाना, शर्म से बनेगा शर्माना, शर्म दिया है शब्द, शर्म से बनेगा शर्माना, झूठ से बनेगा झुटलाना, झूठ से क्या बनेगा? झुटलाना। यानी कि क्रिया जोड़नी है संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और आपको विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा जोड़नी है। ठीक है, लोभ से लुभाना हो जाएगा। ठीक है, और गर्म से गरमाना हो जाएगा। लोभ से क्या हो जाएगा? लुभाना, लोभ से लुभाना। गर्म से हो जाएगा गरमाना, गर्म से हो जाएगा गरमाना। गर्म से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका? गरमाना। ये किसको दर्शाएगा आप लोगों का? नाम धातु क्रिया को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा प्यारे दोस्त? नाम धातु क्रिया को दर्शाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप कर देना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप कर देना। यही होती है नाम धातु क्रिया आप लोगों की, यही होती है नाम धातु क्रिया। इसके बाद 3 नंबर पर आता है आप लोगों का मेरे दोस्त प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी आती है मेरे दोस्त आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। आप कहोगे प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है प्यारे दोस्तों आपकी जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से या किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी किसी दूसरे को, किसी
दूसरे को, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ऐसी क्रिया दो प्रकार की होती है, यानी कि ये क्रिया जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे दोस्तों? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? एक आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होती है भैया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें कार्य करने में कर्ता खुद भी शामिल रहता है। यानी कि मैं कह दूं कि जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं कह दूं कि जिसमें कर्ता, जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में शामिल रहता है या सम्मिलित रहता है, कार्य करने में शामिल रहकर प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है। यानी कि खुद शामिल रहेगा काम करने में, क्या रहेगा? खुद शामिल रहेगा। अब काम करने में खुद शामिल कैसे रहेगा? जैसे मैं कह दूं माँ बच्चों को खाना खिलाती है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से माँ, माँ बच्चों को, माँ बच्चों को खाना, खाना खिलाती है। यहां पर माँ शामिल है बच्चों को काम करने में, यहां पर माँ शामिल है काम करने में। माँ क्या है? कर्ता। ठीक है। वह, वह सबको भजन सुनाता है, वह सबको भजन, भजन सुनाता है, वह सबको भजन सुनाता है। किस में आ जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक में। खुद भी शामिल है काम करने में, खुद भी शामिल है मेरे दोस्त काम करने में। महेश बच्चों को रुलाता है, महेश बच्चों को रुलाता है, बच्चों को रुलाता है। इसमें खुद भी शामिल है काम करने में। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? खुद भी शामिल है। जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि ममतेश सर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। भैया इसमें मैं खुद शामिल हूं काम करने में, मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना? बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्त? एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। क्लियर है इतनी बात यहां तक? क्लियर है प्यारे दोस्त इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखिएगा मेरे दोस्त। आगे कहता है द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें प्रथम में और द्वितीय में अंतर यही होता है, इसमें तो काम करने में कर्ता खुद शामिल रहता, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता खुद शामिल नहीं होता, वो किसी और से काम करवाता। परिभाषा यही बनती है कि कर्ता खुद शामिल ना करके किसी दूसरे से काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात? चलिए अब कैसे हैं? मैंने कहा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब किसको बोलेंगे? यानी कि इसमें कर्ता, इसमें कर्ता कार्य करने में शामिल नहीं रहता, शामिल नहीं रहता, जबकि कार्य किसी दूसरे से, किसी दूसरे से करवाया जाता है। यानी कि किसी दूसरे से कार्य करवाने की प्रेरणा
दी जाती है इसके अंतर्गत। अब देखो, आप लोग उदाहरण लिख रहे हो सबसे पहले, ठीक है, उदाहरण आप मुझसे भी पहले लिख दिए हो। आप लोगों ने क्या है, क्या, रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, किसने लिखा, खुशबू यादव ने लिखा। क्या, रवि सुनीता से, सुनीता से पत्र लिखवाता है। रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है। यहां ये लिखवाता है, ये मेरे दोस्त आपका क्या हो गया, प्रथम प्रणार्थक ना होकर के द्वितीय प्रणार्थक के अंतर्गत आ जाएगा। मालकिन, मालकिन नौकरानी से, मालकिन नौकरानी से, नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, बर्तन साफ करवाती है। मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। ये मालकिन जो है खुद काम ना करके किसी दूसरों से काम करवा रहे हैं। बात समझ में आ गई। या मैं कह दूं, महेश नाई से बाल कटवाता है, महेश नाई से बाल कटवाता है, बाल कटवाता है। यानी कि खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया। या मैं कह दूं आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर, हम, माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया, माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया। खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाने के लिए प्रेरित होता। एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, इसमें बहुत आसान तरीका हो जाएगा आप लोगों को पहचानने में। मैं कह दूंगा मूल क्रिया, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या अंतर होता है इनमें सब में, देख लो अब। देखो, मैं बता देता हूं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, क्या, दौड़ना, दौड़ना अपने आप में मूल क्रिया है, ठीक है, दौड़ना अपने आप में क्या है, मूल क्रिया है। अब हमें खुद भी शामिल होकर के क्या करना, तो दौड़ाना कर देंगे, दौड़ाना कर देंगे। और दौड़वाना खुद ना काम करने के लिए आ जाएगा, दौड़वाना खुद काम ना करने के लिए आ जाएगा। इस तरीके से मेरे दोस्त आपका आ जाएगा। इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ, समझ में आई या ना, है। उठना है, आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का, उठना, उठना आ जाएगा, है ना। गिरना आ जाएगा, गिरना क्रिया आप लोगों की आ जाएगी। चलना क्रिया आ जाएगी, चलना मूल क्रिया आ जाएगी। या मैं कह दूं आप लोगों का, खाना आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। जागना आ जाएगा मेरे दोस्त, जागना आ जाएगा, ठीक है। और क्या, दिखना आ जाएगा, दिखना आ जाएगा, ठीक है। और क्या, आप लोगों का देना शब्द आ जाएगा, देना शब्द आ जाएगा, ठीक है। सीना शब्द आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे बनेंगे इसके। तो प्रथम प्रणनार्थक उठना का बनाओगे कैसे, उठाना, उठाना प्रथम प्रणनार्थक, उठवाना द्वितीय प्रणनार्थक, उठवाना द्वितीय प्रणनार्थक। गिरना का क्या होगा, गिराना, गिराना प्रथम प्रणनार्थक, गिरवाना द्वितीय प्रणनार्थक, ठीक है जी। चलना, चलाना प्रथम प्रणनार्थक, चलवाना द्वितीय प्रणनार्थक, चलवाना द्वितीय प्रणनार्थक। आगे, खाना, ये आ जाएगा खिलाना, और इसमें क्या आ जाएगा, खिलवाना। जब मंडा होता है, कहते नहीं है खाना खिलवा दो सब मेहमानों को, खाना खिलवा दो चलो जल्दी से, सब मेहमानों को खाना खिलवा दो। इस तरीके से आ जाएगा। नाचना, नचाना, नचवाना, समझ में आ गई, ऐसे हो जाएगा। जागना, जगाना, और जगवाना। दिखाना, दिखाना, दिखवाना, ठीक है। जब कपड़ा लेने जाते हो दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या कहता है, इनको साड़ी दिखवाओ,
साड़ी दिखवाओ इनको, खुद ना काम करके किसी दूसरे से, जो अपने यहाँ काम करने वाले रखे रहते हैं उनसे काम करवाते हैं। देना, दिलाना, दिलवाना। अब बताओ, प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में दोनों में समझ में आया नहीं अंतर, ये बता दो मुझे। बताओ बीरो, दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में अंतर समझ में आया ना? दिखना की जगह देखना कर देना इसको। देखना, दिखाना और दिखवाना। देखना, दिखाना और दिखवाना। इतनी बात बता दो, सबकी समझ में आया नहीं? बताओ प्यारे दोस्तों, अंतर पता चल गया नहीं? अंतर पता चल गया नहीं? मूल क्रिया क्या होती है जो आपकी है? प्रथम प्रणार्थक में खुद शामिल हो जाएगा और द्वितीय प्रणार्थक में खुद शामिल नहीं होगा, किसी और से काम करवाएगा। इससे आपको 100% समझ में आ गया होगा जो मैंने ये लिखी है। ठीक है जी भैया, इससे आपको 100% समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। 4 नंबर पर आता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे भैया? पूर्वकालिक क्रिया का क्या होता है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, क्या बनेगी परिभाषा? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। दूसरी क्रिया, मैंने कहा जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप कहोगे कैसे? ठीक है, कैसे मेरे दोस्त? उदाहरण देखेंगे। रवि, रवि नहाकर, रवि नहाकर सो गया। पहले रवि ने क्या किया भैया? नहाया, फिर क्या हो गया? सो गया। बच्चा, बच्चा दूध पीते ही सो गया। दूध पीते ही, पीते ही सो गया। पहले उसने क्या किया? दूध पिया, फिर उसके बाद सो गया। ये पहली क्रिया, ये भी पूर्वकालिक क्रिया। जो रेखांकित कर रहा हूं वही मेरे दोस्त आप लोगों की पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूं। मैं अभी सोकर, पहले क्या किया है उसने? सोया है, फिर बाद में उठा हूं। मैं अभी सोकर उठा हूं, किस में आएगा मेरे दोस्त? क्रिया में। ठीक है, रीना, रीना रोकर, रोकर, रोकर चुप हो गई। रीना रोकर चुप हो गई। पहले रोई, फिर उसके बाद क्या हो गई? चुप हो गई। ठीक है, फिर क्या हो गई? चुप हो गई। बात समझ में आ गई? या रीना, रीना सबसे मिलकर, सबसे मिलकर अपने घर गई। अपने घर गई। रीना सबसे मिलकर अपने घर गई। तो सबसे मिली, फिर उसके बाद अपने घर गई, फिर उसके बाद अपने घर गई। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? पहले तो बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, हम सब करके फटाफट। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई है ना? सबसे मिली, रोई, है ना? या मैं कह दूं मीना, मीना नाचकर, मीना नाचकर, नाचकर थक गई। थक गई, नाचकर थक गई। क्या हो जाएगा? नाचकर। पुजारी जी, पुजारी जी लिखेंगे, पुजारी जी, पुजारी जी ने, पुजारी जी ने नहाकर, नहाकर पूजा की। नहाकर पूजा की। समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे दोस्त? समझ में आ गई वीर? ठीक है, मैं उठकर पढ़ने लगा या मैं उठकर पढ़ा, ऐसे कह सकते हो। ठीक है जी,
आगे दिया है मेरे दोस्त 5 नंबर पर आती है आप लोगों की सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया भैया? सहायक क्रिया। ठीक है, अब सहायक क्रिया किसको कहते हैं? सहायक क्रिया का मतलब होता है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। मैंने कहा क्या? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर साथ प्रयुक्त सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को अर्थ को स्पष्ट एवं स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। मैंने कहा सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। जैसे मैं घर जाता हूं, मैं घर जाना मुख्य क्रिया है और ताहू यहां पर क्या बता रही है? ताहू यहां पर वो बता रही कार्य जारी है, कार्य समाप्त हो गया है, कार्य आने वाले समय में होगा, इसका बोध करा रहा है। ठीक है, या वे वे रो वे रो रहे थे, वे रो रहे थे, यहां पर रहे थे सहायक क्रिया के रूप में आएगा, यहां ताहू सहायक क्रिया के रूप में आएगा। या मैं कह दूं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये रहे हैं सहायक क्रिया के रूप में आया है, ये मुख्य क्रिया है। ये क्या है? मुख्य क्रिया है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? हम्म। वह वह नहा ना चुका था, ऐसे कह सकते हो, ये चुका था यहां पर सहायक क्रिया के रूप में आया है और नहाना मुख्य क्रिया है। नहाना क्या है मेरे दोस्त? मुख्य क्रिया है। समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद 6 नंबर पर आती है आपकी कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? देखिए, इसका मतलब ये होता है इसमें ना प्रत्यय को छोड़कर कोई और प्रत्यय होता है। मतलब जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, जब मूल धातु में मूल धातु में ना प्रत्यय छोड़कर ना प्रत्यय को छोड़कर जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, वहां कृदंत क्रिया कहलाती है या उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं प्यारे दोस्त यहां पर चलना लिख दूं, ये दौड़ना लिख दूं, है ना, फोड़ना लिख दूं, फोड़ना लिख दूं, लिखना लिख दूं, लिखना लिख दूं, या पढ़ना लिख दूं। ठीक है, इसमें बात कही है इसके मूल धातु में, इसका मूल धातु क्या है? चल। इसका मूल धातु क्या है प्यारे दोस्तों? आपका चल। इसका मूल धातु क्या है? आपका चल। इसका मूल धातु क्या है? आपका दौड़, यानी कि ये भाववाचक में आएगा। फोड़, फोड़, और क्या? लिख, लिख, और क्या? पढ़। ठीक है, ये मूल धातु। इसने कहा ना प्रत्यय को छोड़कर, ये ना हो, बस ये वाला ना हो, इसके स्थान पर कुछ और जोड़ दो चाहे इसमें। चल कर, दौड़ कर, फोड़ कर, लिखता या लिख कर, पढ़
एगा जोड़ दो चाहे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएंगे, देखो आपके सामने, चल, ये बन जाएगा चल कर, चल कर। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दौड़ कर, दौड़ता कर दो, दौड़ेगा कर दो। फोड़ फोड़ कर, लिख कर दो, लिखता कर दो, लिखेगा कर दो, लिखता। पढ़ेगा, पढ़ेगा, एगा प्रत्यय। यानी कि ना को छोड़ करके कोई और अन्य प्रत्यय होता है। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा आप लोगों से कि भैया ना प्रत्यय को छोड़ करके कोई और प्रत्यय होता है, उसी को ही मेरे वीर हम कहते हैं कृदंत क्रिया। बताइए कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आए ये वाली बात, एक बार मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा। दो क्रियाएं और रह गई आपकी बस, सामान्य क्रिया और एक रह गई आपकी सजातीय क्रिया। एक बार मुझे थम्सअप करके बता दो कि भैया जी हाँ इतनी बात आ गई समझ में। भैया ना को छोड़ करके कोई भी प्रत्यय हो, कोई भी ना हो, बस खत्म। क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि ना प्रत्यय को छोड़ करके कोई और अन्य प्रत्यय हो सकता। हाँ, पढ़कर लिख सकते हो भैया, इसको पढ़ कर लिख सकते हो, पढ़ेगा लिख सकते हो, पढ़ता लिख सकते हो, पढ़ता लिख सकते हो, इसको लिख कर लिख सकते हो, लिख कर, लिख कर लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना वीर, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्त, इसके बाद आती है आप लोगों की 7 नंबर पर सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया आती है, सामान्य क्रिया। आप कहोगे सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, सामान्य क्रिया, इसमें भैया अगर क्रिया को पूरा करना है हमें तो केवल एक पद की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब यानी कि जब क्रिया को पूर्ण होने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक पद, एक पद की आवश्यकता हो, एक पद की क्या हो, आवश्यकता हो, उसी को ही सामान्य क्रिया कहते हैं। जै, जैसे हेमा, हेमा चलो, ये लो भैया, ये आ गया एक पद केवल। मैंने कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा कि सामान्य क्रिया में केवल और केवल किसकी आवश्यकता हो, एक पद की आवश्यकता हो। या हेमा गई, गई, बच्चा गया, बच्चा गया। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। दूध, या मैं कह दूं अ, अनुपम, अनुपम भागी, अनुपम भागी, ये हो जाएगा भैया केवल एक पद की आवश्यकता, केवल एक पद की। मैं चला, मैं चला, हिचकी आई, ऐसे कर सकते हो, आप आए। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों का सामान्य क्रिया कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गई बात या ना, ये भैया क्या कह रहे हैं मैं, यूट्यूब पर कौन सी क्लास है भाई, यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है मेरे दोस्त, यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है, मैराथन है वो तो। 8 नंबर आती है आप लोगों की सजातीय क्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आप कहोगे सजातीय क्रिया किसे कहते हैं भैया जी, सजातीय क्रिया का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आपका कि ऐसी क्रिया से होता है जब एक ही क्रिया को या एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो। मैंने कहा जब एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखा हो, जब एक क्रिया शब्द को, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, दो रूपों में, दो रूपों में लिखा हो, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो
उसको ही कहते हैं हम सजातीय क्रिया। उसको कहते हैं हम सजातीय क्रिया। ये बात समझ में आ गई? आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं, बाबर बाबर ने बाबर ने बहुत बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी। देखो, एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना, लड़ाई और लड़ी, लड़ाई और लड़ी, ये हो गई सजातीय क्रिया, यानी कि समान जाति की क्रिया, यानी कि समान जाति की क्रिया। ठीक है। हम हमने ऊंची हमने ऊंची चढ़ाई ऊंची चढ़ाई चढ़ी। हमने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना है। उसने उसने अच्छी अच्छी पढ़ाई अच्छी पढ़ाई पढ़ी। उसने अच्छी पढ़ाई पढ़ी। ये हो जाएगा आपका सजातीय क्रिया, यानी कि समान जाति की क्रियाएं। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? ठीक, मैंने कहा कि समान जाति की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आप लोगों की सजातीय क्रिया कहलाती हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो आप लोग। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से, रमेश ने रमेश ने अच्छा 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 खेल अच्छा खेल खेला। रमेश ने अच्छा खेल खेला। ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? सजातीय क्रिया को दर्शाता है आप लोगों का, किसको दर्शाता है? सजातीय क्रिया को दर्शाता है। ठीक है। लड़की ने अच्छी चाल चली। अच्छी चाल चली। एक ही क्रियापद को दो रूपों में लिखना, वही मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है? सजातीय क्रिया होता है। और लास्ट में आप लोगों का आता है इसी के अंतर्गत अनुकरणात्मक क्रिया। ये अपवाद में आता है वीरो आपका, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया भैया, अनुकरणात्मक क्रिया वह होती है, जैसे आप लोग देखते हो हिन हिनाना, ये अनुकरणात्मक है। हिन ही नाना, हिन हिनाना, घोड़ा ना हिन हिनाता। ठीक है। और क्या मेरे दोस्त? फड़फड़ाना, फड़ फड़ाना, ये अनुकरणात्मक है। ठीक है। और क्या? खटखटाना, खटखटाना, खट खटाना, खटखटाना, ये अनुकरणात्मक है आपकी। झंझनाना, झंझनाना, ये आप लोगों की अनुकरणात्मक है। और क्या? मिन मिनाना, मिन मिनाना, ये भी आप लोगों की अनुकरणात्मक क्रिया होगी। या भिन भिनाना, भिन भी ना ना, भिन मिनाना, ये भी आप लोगों की अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ये सब क्या है? आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। हिन हिनाना, हिचकिचाना, हिचकिचाना, हिच हिचकिचाना, इस तरीके से। तो ये था मेरे दोस्त आप लोगों का क्रिया। थपथपाना कर दो, थपथपाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाते फिर रहे, गिड़गिड़ाना, खिलखिलाना, इस तरीके की क्रियाएं क्या होती हैं? आप लोगों की अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। लड़खड़ाना, बिल्कुल। ठीक है। क्लियर हो गई? तो ये है मेरे दोस्त आप लोगों की क्रिया का टॉपिक, आज हो गया पूर्ण। ठीक। इस क्रिया को उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त किया होगा, और आपको शनिवार के दिन, आने वाला जो शनिवार होगा, इस क्रिया टॉपिक से आप लोगों को क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? वर्कशीट मिल जाएगी। मतलब वर्कशीट तो आपकी जो बची हुई है वो सारी आज ही डल जाएंगी। ठीक है। जो जो बची हुई हैं वो सारी वर्कशीट आप लोगों को मैं डलवा दूंगा। और जो आप लोगों का मेरे दोस्त मैं कह दूं कि क्विज मिलता है, वो क्विज तो शनिवार के दिन मिलेगा क्रिया का। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है वीर, नमस्कार, धन्यवाद।